हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 15 दिसंबर 2021। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम जो लिंक है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ, वहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। जो कि पहली न्यूज़ है, नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट, जो कि यूपी की बलरामपुर जगह में है। देखिए, ये पिछले 40 साल से ना ये पेंडिंग प्रोजेक्ट थे और ये अभी यानी दिसंबर 11 तारीख को ये नरेंद्र मोदी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 9,800 करोड़ की ये प्रोजेक्ट की लागत आती है और इससे कहा जाता है कि ऑलमोस्ट ये जो नहर बन रही है, इससे ऑलमोस्ट 14 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ये बेनिफिट हो सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और साथ ही साथ ऑलमोस्ट 29 लाख फार्मर्स को ये बेनिफिट कर सकती है। यानी इसमें इतना ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं ताकि इतने लैंड यानी 14 लाख लैंड हेक्टेयर्स जो लैंड है उसे यूटिलाइज हो सकता है और साथ ही साथ उससे दुगने नंबर्स के फार्मर्स को ये हेल्प कर सकती है। तो ये थी न्यूज़ पहली और बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है डिपॉजिट्स इन अ बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम। ये देखिए एक ऐसे प्रोग्राम है जिसे होगा ये कि जितने जो भी लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे, जो भी बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे, उनके पैसों को ये अभी गवर्नमेंट क्या, देखिए हुआ ये था कि कुछ साल पहले की बात है, पंजाब एंड सिंध बैंक जो एक बैंक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो बैंक को बंद करने का मतलब फ़ैसला लिया गया था, लेकिन अभी वो सही सलामत है। उस वक्त क्या हुआ, जो भी डिपॉजिटर्स थे बैंक में अंदर पैसे रखे हुए थे, उनको पैसे विड्रॉ करने के लिए और बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उस वक्त ये 10K की लिमिट रखी गई थी पर डे, फिर उसे बढ़ाकर 25 तक किया गया। लेकिन गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो लोग इससे भी ज़्यादा पैसे रखे हुए हैं, उन लोगों को तो कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रही है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले ये लिमिट 1 लाख तक की थी कि आप अगर आपके अकाउंट में 1 लाख तक का पैसा है तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है। लेकिन अभी उस अमाउंट को बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है और टाइम भी पहले वो 30 डेज़ का था, लेकिन अभी उसे बढ़ाकर 90 डेज़ यानी 3 महीने कर दिया गया है। तो ये जो पूरी हुई है, ये जो पूरी की पूरी सिस्टम ये डेवलप हुई है, यानी एक्शन ली जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट जो 1961 में है आई थी, यानी ये एक्ट जो है 1961 में बनी, उसके द्वारा ये सारे स्टेप्स जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। गवर्नमेंट यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारी चीज़ें एक्शन में आ गई है। इसे कहा यह जा रहा है कि जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स है, जो कि लगभग 1 लाख डिपॉजिटर्स हैं किसी भी प्राइवेट बैंक्स में, शायद इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इन सभी लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट हो सकती है। जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ना, इसमें ये ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये बेनिफिट के कारण ऑलमोस्ट 1 लाख डिपॉजिटर्स जो है उन लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट हो सकती है। तो अगली न्यूज़ है, आप करिएगा। अगली न्यूज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है एक रिक्वेस्ट, जो कि मिथिला मखना, ये जो आइटम है, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, इस आइटम को, जो कि बिहार से है ये आइटम, इसे एक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो हम लोग कहते हैं, जियोग्राफिकल जीआई टैग जिस हिसाब से हम लोग कहते हैं,
जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इंडिया से। आप अगर नॉर्थ में देखोगे तो कश्मीर की जो एप्पल है वो हम लोग ऐसे ही कहते हैं कश्मीर की एप्पल, इसीलिए फेमस हुई है कि वहाँ की जो एप्पल है उसे जीआई टैग मिला है, इसीलिए उसे हम लोग कश्मीर की एप्पल कहते हैं। शिमला मिर्च, वहाँ की जो मिर्च है वहाँ की शिमला मिर्च इसीलिए उसका नाम वैसा है, बट उसे एक्चुअल में वो वहाँ के शिमला मिर्च यानी वहाँ के शिमला से है नहीं। मिर्च आप मुझे बताइए, जहाँ तक कि मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि जो मिर्च है रेड चिली जो होती है वो आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट के मतलब डिस्ट्रिक्ट के वहाँ के जीआई टैग मिला हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के नाम पे वो जीआई टैग दिया गया है। इसी तरह यानी जो एक प्रॉपर जैसे कि कह सकते हैं आप वाराणसी, यानी जो साड़ी होती है ना, बनारसी साड़ी, मैं थोड़ा सोच रहा था, जो बनारसी साड़ी होती है वो वहाँ की जीआई टैग मिली हुई है। इसी तरह अभी क्या किया जा रहा है, ये बिहार की ये जो मखना है इसे एक जीआई टैग देने की प्रस्ताव रखा गया है। ये हरदम जो भी है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये यानी एक्सेप्ट कर लिया है ये प्रपोज़ल कि हम लोगों को इस आइटम को जीआई टैग देना है कहकर। अब बात कर लेते हैं कि ये जीआई टैग किस लिए दिया जाता है। देखिए, किसी भी एरिया के लिए एक होती है कि हर जगह के हिसाब से किसी न किसी एक आइटम की हाई डिमांड होती है, या फिर वो चीज़ वहाँ बनाई जाती है और वो चीज़ उसी जगह के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो उसी चीज़ को एक सर्टिफाई करने के लिए कि वो आइटम वहीं की है, एक ऑथेंटिसिटी देने के लिए ये जीआई टैग बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो इंडिया में ये चीज़ गवर्न किया जाता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा ये चीज़ इंडिया में ये बनी हुई है, जिसके द्वारा ही मैक्सिमम जितना भी इंडिया में जीआई टैग दिया जाता है वो इसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर बिहार से कुछ और आइटम्स है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है उत्तर प्रदेश के हैदरपुर में एक वेटलैंड को अभी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एज अ रामसार साइट। कितने भी, जो 47th रामसार साइट के नाम पे इसे रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। अब ये हैदरपुर वेटलैंड जो है ये एक ह्यूमन मेड यानी इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक वेटलैंड है, जो कि ऑलमोस्ट 6908 हेक्टेयर्स लैंड को ये जो कि बिजनौर यूपी की एक जगह है बिजनौर, वहाँ पे ये है। ठीक है, और इसे अभी 47th रामसार साइट कह दिया गया है। ये तो इंडिया में 47th हुआ है, लेकिन अब वर्ल्ड में देखा जाए तो ये 2463 थर्ड इतने नंबर की एक रामसार साइट हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो वेटलैंड है ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, इसके बॉर्डरी एरिया में ये वेटलैंड है। ठीक है, यानी ये अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पकड़ लेते हैं तो ये ऐसे बॉर्डरी एरिया में ये वेटलैंड है। ओके, तो ये थी न्यूज़। आपने ही यहाँ पर तो दिया हुआ है कि ये जो रामसार है ये ईरान की एक जगह है रामसार। वहाँ पर 1971 में एक कन्वेंशन होता है जिसमें इस चीज़ को अडॉप्ट किया जाता है कि अब से हम लोग कोई भी वेटलैंड होती है उसे प्रोटेक्ट करना है। देखिए, वेटलैंड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ना माइग्रेटेड बर्ड्स जो होते हैं ना वो कभी कभी विज़िट करते हैं वहाँ पर, तो इस हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि वो माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वाटर अवेलेबल होता है। और जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं यहाँ वहाँ से माइग्रेट करते हुए वैसे लैंड पे आ जाती है और वहाँ पर वो कुछ दिन तक स्टे करते हैं, फिर से वो अपने उसीलिए उसे हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। इधर से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो जाती है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं स्टे करने के लिए जगह चाहिए।
तो ये मैक्सिमम ये जो वेटलैंड्स होते हैं ना, ये इसी बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ठीक, तो अब भी पढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। दुबई बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट पेपरलेस 100% पेपरलेस गवर्नमेंट बन चुकी है। देखिए ये दुबई के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि दुबई में 100% पेपरलेस गवर्नमेंट बन चुकी है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया में देखिएगा बहुत ही कम ऐसे लोग हैं। मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया में भी 100% पेपरलेस गवर्नमेंट हो, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा करप्शन होती है, कोई ट्रांसपेरेंसी सही सही से नहीं होती है। ये गवर्नमेंट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जो लोग हैं ना उनके साथ भी ये दिक्कत होती है। आप कभी गौर करिएगा, कभी कोई गवर्नमेंट बैंक में आप विज़िट करते हो, वहाँ पर आप कभी भी जाते हो कि भैया मुझे ये काम करवाना है, वो आपसे पहली चीज़ ये बोलते हैं कि भैया आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लाइए, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका आप ज़ेरॉक्स लाइए। तो इस हिसाब से क्या होता है ना, पेपर की काम बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हमें पेपर की जो वेस्टेजेस हैं, जो पेपर का यूजेस है, उसे हमें घटाना पड़ेगा। क्यों, आप सभी को पता ही होगा कि पेपर बनती है पेड़ों से। अगर पेड़ हम लोग काट रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है वो। तो इसलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, जितना हो सके उतना हमें डिजिटली एडवांसमेंट करनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, और उनकी हेल्प से हम लोग अकाउंट्स ओपनिंग हो, या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग डिजिटली कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो जाती है आपको। डिजिटल इंटरनेट की दुनिया में ये चीज़ें बहुत ही बेनिफिट हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही जल्द, जितना हो सके उतना जल्द हम लोग यानी इस ये जो 100% पेपरलेस गवर्नमेंट है, इस टैग को हम लोग भी हासिल कर लें। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है करंट जनरेशन। ये कोई पावर नहीं है जो जनरेट हो रही है, ये बोल रही है कि करंट जनरेशन, जो अभी की जनरेशन जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो लोग कुड लूज 14% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ड्यू टू कोविड-19 इंड्यूस्ड स्कूल क्लोजेस। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि 2020 में मार्च के टाइम पे सारे स्कूल्स पूरे देश के तो हुई लॉकडाउन में चले गए, और सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्टेड एरिया है वो है एजुकेशनल सेक्टर। जितने भी स्कूल्स हुए, कॉलेजेस हुए, इंस्टीट्यूट हुए, ये बहुत ज़्यादा दिन बंद थे। इसके कारण क्या हुआ, मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे जान पहचान के एक अंकल हैं, उनकी एक डॉटर है जो कि ऑलमोस्ट 5 इयर्स की हो चुकी थी 2020 में। ठीक है, तो उस वक्त उन लोगों ने, मार्च के वक्त उन लोगों ने एडमिशन किया एक स्कूल में, और वो स्कूल जाने का यानी अप्रैल 1 से अगर वो स्कूल खुलने का था, लेकिन उन लोगों का बैड लक ये था कि उससे पहले ही गवर्नमेंट ने कर्फ्यू अनाउंस किया, और उसके बाद कंटिन्यूसली लॉकडाउन चलना स्टार्ट हुआ। अभी वो बच्ची थर्ड क्लास में, थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंच चुकी है, लेकिन आज तक वो लड़की मतलब स्कूल नहीं पहुंच पाई है, यानी स्कूल नहीं गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी कितने स्कूल एक ऐसी कल्चर होती हैं जहाँ पर बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, अलग अलग की उनकी माइंड डेवलपमेंट जो होती है ना, वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। इसीलिए आप देखिएगा जो भी किंडर जो है, ऐसे जो पेस प्ले स्कूल, ये सब जो बच्चों के लिए होती है ना, ये इसलिए नहीं होती है कि उन लोग जल्दी जल्दी सीख लेंगे। ये इसलिए होती है क्योंकि वो अगर दूसरे टाइप के बच्चों के साथ भी अगर घुल मिल कर रहना सीखेंगे, तो हो सकता है फ्यूचर में उनको कभी कोई दिक्कत ना हो, वो अडॉप्ट कर लेंगे वैसे सिनेरियो से। यानी वो कोई भी स्ट्रेंजर होंगे तो उनसे बात करने का, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैं अभी इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं बहुत बेनिफिट होती है। तो ये थी वो न्यूज़, और देखिए इसमें कुछ उतनी बड़ी बात नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसके हिसाब से ये कहा गया है ऑलमोस्ट 14% ग्लोबल जीडीपी जो है, जो कि आज की जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग मिस कर गए। उन लोग के चलते नहीं, ये जो लॉकडाउन हुआ है या स्कूल क्लोज़र हुआ, इस चीज़ के कारण उन लोगों का ऑलमोस्ट 14% डिक्रीज़ हो गया, लूज़ कर सकते हैं। अगली न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको पता ही होगा, इन लोगों ने रिपोर्ट किया है 3 ऐसी डिसीज़ जो कि स्टेट ऑफ इनइक्वालिटीज़ को इनइक्वालिटीज़ कहा जा रही है, जो कि पहली है HIV, दूसरी है TB और तीसरी है मलेरिया। इन 3 बीमारियों को ये कह रहे हैं स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए इसमें ये उतनी इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ नहीं है, बट आपको जानना है कि ये जो डिसीज़ है ये कितनी भयंकर है। ये तीनों के तीनों हमारे इंडिया में भी पाई जाती हैं पिछले, लेकिन कहा जाए कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसके ऊपर केयर किया हुआ है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर इसकी बहुत कम अभी केसेस आ रही है। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं बात कर देंगे। लेकिन हाँ, आप अगर चाहें तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर एंड जनरल टेड्रोस। मैं लास्ट किसी वीडियो में भी बताऊंगा कि मुझे टेड्रोस इस नाम से मैं इन्हें याद रखता हूँ। और हेडक्वार्टर्स की बात करें जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो अगली न्यूज़ की बात करें, इंडिया की जो रैंक है वो IMD मतलब आप समझ लीजिएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसमें जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 56 है और टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, देखिए मैक्सिमम स्विट्ज़रलैंड जो है वो मैक्सिमम टाइम बहुत सारी जगहों पर वो टॉप करती है, और इंडिया की बात करें तो इस बार 56 है। ओके, तो ये थी न्यूज़। और अगली बढ़ते हैं, DBS बैंक, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप लोग पढ़ लीजिएगा। DBS बैंक को जो कि इंडिया में है उनको 2 अवार्ड मिले हैं, IT नहीं सॉरी ET BFSI एक्सेलेंस अवार्ड इनको दिया गया है। तो इसमें उतने कुछ खास न्यूज़ नहीं है, आप चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, PDF में आपको तो दे ही देता हूँ। उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक पे जाना है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो दूसरी है बजाज अलियांज, जो कि जनरल इंश्योरेंस है, इन लोगों ने लॉन्च किया है केयर फॉर हॉकी कैंपेन। ये हैशटैग केयर फॉर हॉकी कैंपेन है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है, ये हॉकी का नाम आया तो आपको मुझे बताना है कि इंडिया की सबसे बड़ी जो हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ बनाई जा रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, एक सेकंड होल्ड करिएगा। जो 70th मिस यूनिवर्स जो हुआ है उसमें इंडिया की हरनाज संधू, ये मैडम मिस यूनिवर्स की जो इस बार की खिताब थी वो जीत ली। इसी के साथ साथ इंडिया की ये तीसरी फीमेल बन चुकी हैं जो कि मिस यूनिवर्स के टाइटल जीती है। सबसे पहली जो महिला थी जो कि मिस यूनिवर्स की खिताब जीती है वो है सुष्मिता सेन, जो 1994 में ये जीती है। उसके बाद लारा दत्ता जो 2000 में ये अवार्ड जीती है, अवार्ड यानी मिस यूनिवर्स की खिताब। ठीक है, और अभी हरनाज संधू ये मिस यूनिवर्स की खिताब 2021 में जीती है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही है। और अगली न्यूज़ के बारे में अगर हम लोग देखें तो वो न्यूज़ है कि इंडियन एयर फोर्स और DRDO इन दोनों ने एक फ्लाइट टेस्टेड हेलीकॉप्टर है जो कि जिनमें से एक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च किया है। कहाँ से? पोखरण रेंज जो कि राजस्थान में है। ये जो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है ना, इसे हम लोग संत भी कहते हैं, SANT संत। ठीक है, S यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, एंटी AN यानी एंटी हो गया, टैंक। ये मिसाइल संत मिसाइल जो भी हम लोग कहते हैं, ये पोखरण रेंज जो कि राजस्थान में है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। तो ये थी। और DRDO की बात करें तो वहाँ के अभी चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में है, और इसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही आएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। वो है चाइना ने लॉन्च किया है एक सैटेलाइट फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी स्पेस में और क्या है, क्या ये सब जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए
एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है सिचियान 605। ये वो सैटेलाइट है जिसके साथ साथ ये लोग क्या करेंगे, स्पेस को और एक्सप्लोर करेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही न्यूज़ है। आप लोग अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात करें, ये कुछ दिक्कत हो रही है ये स्लाइड में, तो मैं अभी आता हूँ, एक सेकंड वेट करिएगा। लोकपाल लॉन्चेस डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एड्रेस सिटीजन्स कंप्लेंट। तो ये लोकपाल ऑनलाइन बोलकर एक पोर्टल बनाया जा रहा है, लोकपाल। ये लोकपाल क्या है, जो लोकपाल एंड लोकात्यास करके जो एक्ट हुआ था 2013 में, ये इसलिए कि जो भी कॉमन पीपल है और जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये लोकपाल करके ये चीज़ बनाई गई थी, जो कि 2013 में ये बनी है। और इंडिया के फर्स्ट इनकी एम ये है कि टू फ्री द कंट्री फ्रॉम करप्शन एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड करप्शन फ्री इंडिया, इस मोटो के साथ ये लोकपाल की स्थापना की गई। और इससे पहले इंडिया की जो फर्स्ट लोकपाल हुआ वो 19 मार्च 2019 में हुआ था, और हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये वो पोर्टल के बारे में डिटेल में दी हुई है कि अभी क्या हो सकता है। अभी क्या होगा कि ये जो सिटीजन्स है वो लोग डिजिटली लोकपाल ऑनलाइन के द्वारा में जाकर, यानी लोकपाल ऑनलाइन यहाँ पर जाकर ये लोग कोई भी कंप्लेन आप रेस कर सकते हैं डायरेक्ट, समझे। बड़ी इजी चीज़ हो चुकी है। और अगली न्यूज़ के ऊपर बात करें तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है सुपरसोनिक मिसाइल और असिस्टेड टॉर्पेडो, जो कि उड़ीसा से ये टेस्ट फायर किया गया है। उड़ीसा में आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि चांदीपुर जो कोस्ट लाइन है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होती है, जो कि बालासोर यहाँ से भी होती है। और एक आइलैंड है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, इस आइलैंड से भी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग्स होती हैं, जैसे कि मिसाइल्स हुई, कोई भी ऐसी जैसी कुछ भी, अगर हम लोग को डीआरडीओ इसरो की तरफ से कुछ भी अगर बनाना हो, कुछ भी टेस्ट फायर करना हो, तो ये जो छोटी जगह है यहाँ से होती है। और पोखरान जो कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में यानी राजस्थान के साइड में ये इस एरिया में होती रहती है, पोखरान जो कि राजस्थान में है। और बात करें सैटेलाइट्स जो भी लॉन्च की जाती है वो इंडिया की श्रीहरिकोटा यहाँ से लॉन्च की जाती है, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात करें तो रेड बुल के एक ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपेन, इन्होंने अबू धाबी ग्रैंड फिक्स 2021 ये अवार्ड जीत चुके हैं, यानी इसे जीते हैं। अब ये विनर है तो ये इन्होंने किसी ना किसी को तो डिफीट किया होगा, तो इन्होंने डिफीट किया है लेविस कार डेविडसन हैमिल्टन। ये यूनाइटेड स्टेट किंगडम के एक मर्सिडीज के ये एक प्लेयर है, उनको इन्होंने डिफीट कर ग्रैंड फिक्स अवार्ड अभी यानी 2021 की जो है उन्होंने ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और ये रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं, ओके। तो अगले न्यूज़ की बात करें, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो कि दिसंबर 12 को मनाया जाता है। और ये एक यूएन के द्वारा दिसंबर 12 को ऑब्ज़र्व किया जाता है, जो कि ग्लोबली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है। और इस बार के थीम की बात करें तो ये है लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड और इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल, ये इस बार की थीम है। और हर साल 12 दिसंबर को ये दिन को यूएन के द्वारा पूरी ग्लोबली इसे ऑब्ज़र्व किया जाता है।
अगली न्यूज़ इसी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल डे फॉर न्यूट्रलिटी। अब ये न्यूट्रलिटी का मतलब आप समझ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा क्या होता है कि इंटर रिलेशंस जो होते हैं ना, इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं, इस चीज़ के लिए अवेयर करने के लिए नॉर्मल पब्लिक को कि इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इस चीज़ को, इस सारी चीज़ों में न्यूट्रलिटी लाने के लिए 2017 दिसंबर 12 से ये चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है, और ये भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही ऑब्ज़र्व किया जाता है। यहाँ के जनरल सेक्रेटरी की बात करें, सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस और न्यूज़। और अभी बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति टू स्किल स्कूल ड्रॉप आउट। जो भी बच्चे ऐसे होते हैं जो भी वीकर सेक्शंस, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस के लोग होते हैं, वो लोग स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं होती है, उतनी मनी नहीं होती है। तो ये मनी नहीं होने के कारण जो ये लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है ये उन्नति प्रोग्राम, जो कि दिल्ली पुलिस की फ्लैगशिप स्कीम है युवा। इसके साथ और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एक ऑडिटोरियम में यहाँ पर इस चीज़ को लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, जो कि इस कारण जो ड्रॉप आउट हो जाते थे, वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करके हायर एजुकेशन के लिए और कोई अच्छी स्किल सीख कर वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। इस कारण ये चीज़ बनाई गई है और इसे लॉन्च किया गया है। इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, और लाइक करके मुझे बताएं कि कैसा लगा, और कैसा लगा ये बताने के लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, तो उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह दूसरे बच्चे भी बेनिफिट कर सकें हमारी इस वीडियोस का, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है नॉलेज हब। उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करता हूँ। तो एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।